नमस्ते दोस्तों। मेरा नाम आरजू है और मेरी शादी को अभी 1 महीना भी पूरा नहीं हुआ है। मैं भी एक ऐसे अजीबोगरीब राज से गुजरी हूँ जिसने मेरे मन को हिलाकर रख दिया। मेरी कहानी भी गजला से मिलती जुलती है, जहाँ मेरा दिमाग कुछ और समझ रहा था जबकि हकीकत बिल्कुल अलग थी। नए घर का सन्नाटा और बेचैनी। मेरे ससुराल का माहौल बेहद शांत है। मेरे पति आदिल एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं जो दिन भर अपने काम में व्यस्त रहते हैं। घर में आदिल के माता पिता यानी मेरे ससुर ज़रीफ साहब और सास फरीदा बेगम है। मेरी शादी बहुत धूमधाम से हुई थी, लेकिन इस नए घर की शांति मेरे लिए थोड़ी बेचैनी पैदा कर रही थी। मैं एक बात से जल्द ही वाकिफ हो गई थी कि फरीदा बेगम को हर रात सोने से वह अक्सर आदिल से कहती थीं, बेटा यह दूध मुझे सुकून देता है, दिन भर की थकान मिटाता है। पहले तो मैं इस बात पर ध्यान नहीं देती थी, लेकिन एक हफ्ते से मैं देख रही थी कि आदिल मुझे बार बार दूध गर्म करने की याद दिलाते थे। मैं थोड़ी भुलक्कड़ हूँ, इसलिए एक रात मैं फिर भूल गई। रात के तकरीबन 11 बजे थे जब आदिल मेरे पास आए। उनके चेहरे पर हल्की सी झुंझलाहट थी। आरजू, क्या तुम्हें याद नहीं रहता? माँ इंतजार कर रही होंगी, जाओ जल्दी से दूध ले आओ, उन्होंने धीरे से पर सख्त लहजे में कहा। मैं हड़बड़ा गई और झट से रसोई की ओर भागी। रसोई में दूध गर्म करते हुए मेरा मन कुछ और सोच रहा था। मैं हमेशा उन छोटी मोटी चीज़ों पर ज्यादा ध्यान देती थी जिनका शायद कोई मतलब नहीं था। अजीब आवाज़ें और बढ़ता डर। दूध लेकर मैं लौट रही थी, तभी आदिल के माता पिता के कमरे से कुछ अजीब सी फुसफुसाहट और दबी हुई आहें सुनाई दी। मैं दरवाजे के पास ठिठक गई। फरीदा बेगम की धीमी थकी हुई आवाज़ सुनाई दी, बस करिए ज़रीफ, अब और नहीं, मेरे बस का नहीं है, मेरी सांस फूल रही है। उसके बाद ज़रीफ साहब की गहरी लेकिन उत्साहित आवाज़ गूंजी, अरे बस थोड़ा और, हार मान लेना अच्छी बात नहीं, इस उम्र में भी हम इतनी मेहनत करते हैं, ये तो कुछ भी नहीं है। मेरी सांसें गले में अटक गईं। ये क्या हो रहा था? मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। इस उम्र में और रात के इस पहर में ऐसी बातें। मेरा दिमाग पूरी तरह से सवालों से घिर गया। क्या ये कोई गुप्त रस्म थी या कुछ और? मैंने हिम्मत करके दरवाजे के बिल्कुल पास कान लगाए। आवाज़ें और साफ हो गईं। फरीदा बेगम लगभग हाँफते हुए कह रही थीं, आप तो पहलवान हैं, लेकिन मैं तो बुढ़ापे में कमज़ोर हो गई हूँ, आप नहीं रुकते। मैं डर गई, मेरे हाथ कांपने लगे और दूध का गिलास छलक गया। मैंने जल्दी से दरवाजे से हटकर अपने कमरे की ओर भागना चाहा, लेकिन तभी फरीदा बेगम की आवाज़ ने मुझे रोक दिया। आप यह कसरत ज़रा धीरे क्यों नहीं करते? हड्डियाँ टूट जाएंगी मेरी। मैंने कुछ नहीं सुना और सीधे अपने कमरे में भाग आई। बिस्तर पर लेटकर मैं सोच रही थी, ज़रीफ साहब इतने ताकतवर कैसे हैं? इस उम्र में भी इतना जोश और मेहनत। और आदिल, वह तो रात को बस 10 मिनट लैपटॉप चलाने के बाद सो जाते थे। काश आदिल में भी वैसी ही ताकत और जुनून होता। मैंने अपने मन को समझाया, आरजू यह शायद तुम्हारा वहम है, लेकिन वो आवाज़ें, वो फुसफुसाहट और आहें मेरे दिमाग से निकल ही नहीं रही थीं। राज जानने की बेचैनी। अगले दिन सुबह फरीदा बेगम रसोई में थी, हमेशा की तरह शांत और मुस्कुराती हुई। मैंने उनसे कुछ पूछने की हिम्मत नहीं की। दिन भर मेरे मन में वही बातें घूमती रहीं। कुछ दिनों बाद दोपहर के खाने के बाद मैंने देखा कि ज़रीफ साहब ने फरीदा बेगम को जल्दी से कमरे में बुलाया और दरवाज़ा बंद कर लिया। मैं चाय बना रही थी, लेकिन मेरा सारा ध्यान उनके कमरे की ओर था। थोड़ी देर बाद फिर वही आवाज़ें सुनाई दी, इस बार थोड़ी और तेज़। आह बस करो, मेरी कमर टूट जाएगी, फरीदा बेगम दर्द में कह रही थीं। शांत फरीदा, बस थोड़ा और, जब तक तुम्हारा पसीना नहीं निकलता तब तक मज़ा नहीं आएगा। ज़रीफ साहब उत्साहित थे। यह सब सुनकर मैं स्तब्ध रह गई। क्या यह रोज़ का नियम था? मैं सोचने लगी, ज़रीफ साहब क्या खाते हैं? क्या फरीदा बेगम उन्हें कोई गुप्त नुस्खा देती हैं? मेरा कौतूहल अब डर पर हावी हो चुका था। मैंने राज जानने का फैसला कर लिया। एक रात आदिल काम में व्यस्त थे। मैंने मौका देखकर उनके कमरे की ओर रुख किया। लाइट जल रही थी, यानी वे जाग रहे थे। मैं खिड़की के पास गई। खिड़की के पर्दों से थोड़ी सी रोशनी बाहर आ रही थी और आवाज़ें अब साफ थीं। अब तुम मेरे हाथों को छोड़ो, तुम बहुत कसकर पकड़ते हो, फरीदा बेगम ने कहा। तुम्हारे हाथ कमज़ोर हो गए हैं, मैं मजबूती के लिए ऐसा करता हूँ, ज़रीफ साहब बोले। मैंने पर्दों के बीच से झांकने की कोशिश की, लेकिन निराशा हाथ लगी। मैं वापस अपने कमरे में आ गई और करवटें बदलती रही। राज का पर्दाफाश। अगले दिन आदिल को ऑफिस के काम से शहर से बाहर जाना था। मुझे लगा
यही सही मौका है। शाम को फरीदा बेगम मंदिर गई थी। मैंने मौका देखकर उनके कमरे में छिपने का फैसला किया। मैं एक बड़ी अलमारी और रैक के बीच छिप गई, जहां से कमरा साफ दिख रहा था। मेरा दिल जोर से धड़क रहा था। रात को ज़रीफ साहब और फरीदा बेगम कमरे में आए। मैं दबी सांसों से झांक रही थी। ज़रीफ साहब ने मुस्कुराते हुए फरीदा बेगम से कहा, फरीदा, चलो आज अपनी योग की वीरभद्रासन वाली कसरत से शुरू करते हैं। और फिर जो मैंने देखा उसने मुझे चौंका दिया। ज़रीफ साहब कमरे के बीचों बीच खड़े थे। उनके सामने फरीदा बेगम खड़ी थीं और दोनों योग के मुश्किल आसन कर रहे थे। ज़रीफ साहब उन्हें आसन सही तरीके से करने में मदद कर रहे थे। उनके हाथ, पैर और कमर को पकड़कर सही पोस्चर में ला रहे थे। फरीदा बेगम जब आसन करते हुए थक जाती थीं तो कहती थीं, अब बस करिए, मेरी सांस फूल रही है। और ज़रीफ साहब उन्हें उत्साहित करते थे, बस थोड़ा और फरीदा, यह कसरत तुम्हें ताकत देगी। कमर और पैरों को स्ट्रेच करते वक्त फरीदा बेगम दर्द में कहती थीं, हाय राम, यह पीठ का दर्द आप बहुत कसकर पकड़ते हैं। यह देखकर मेरी आंखें फटी रह गईं। वह सब जो मैं हफ्तों से सुन रही थी, वह कोई गुप्त प्रेमलीला या जादुई नुस्खा नहीं था, बल्कि कड़ी योग साधना और व्यायाम था। ज़रीफ साहब, जो जवानी में पहलवान थे, अब भी अपनी पत्नी को फिट रखने के लिए सख्त ट्रेनर बने हुए थे। जैसे ही ज़रीफ साहब फरीदा बेगम की कमर को स्ट्रेच कर रहे थे, फरीदा बेगम की नज़र मुझ पर पड़ी। आरज़ू, वह चौंककर बोली। ज़रीफ साहब भी हैरान थे, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं शर्मिंदा होकर बाहर आई। मेरे मुंह से कोई जवाब नहीं निकला। बस मैंने इतना कहा, मुझे लगा आप लोग। फरीदा बेगम ने मेरे चेहरे पर आई शर्मिंदगी को भांप लिया और जोर से हंस पड़ी। ज़रीफ साहब ने भी हंसते हुए कहा, बेटा, हम इस उम्र में शरीर को ताकत देने के लिए रोज़ 2 घंटे योग करते हैं। तुम्हारी सांस जल्दी थक जाती हैं, इसलिए मुझे थोड़ा सख्त होना पड़ता है। फरीदा बेगम ने प्यार से कहा, ज़रूर तुम्हें लगा होगा कि हम पहलवानी कर रहे हैं। मैंने राहत की सांस ली। उस रात मैंने उनसे माफ़ी मांगी और खुशी से अपने कमरे में लौट आई। अब आदिल के आने के बाद मैं भी हर सुबह उनके साथ योग करती हूँ। सीगा, मेरा यह भ्रम गज़ला के भ्रम से मिलता जुलता था। इस अनुभव ने मुझे सिखाया कि कभी कभी जो हम सुनते हैं या जिसके बारे में सोचते हैं, वह हकीकत से बिल्कुल अलग होता है। किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले पूरी सच्चाई जान लेना बेहतर है। और हाँ, अब मैं हर रात फरीदा बेगम के लिए गर्म दूध ले जाना नहीं भूलती हूँ, क्योंकि अब मुझे पता है कि अगली सुबह योग के लिए उन्हें ताकत की ज़रूरत होगी। क्या आपको यह राज हैरान करने वाला लगा?